तो बच्चों, कल हम ऊष्मा एवं ताप के बारे में कुछ अध्ययन किए थे, तो कुछ बाकी शेष बचे हुए भाग को हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कल हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कल हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर तक अध्ययन कर लिए थे, तो हम लोग को आज यहाँ से शेष भाग अध्ययन करना है। तो क्या कहा है कि डॉक्टरी तापमापी में, किसमें, डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चिन्ह बने होते हैं। कितने? 35 से 42 तक चिन्ह बने होते हैं तथा बल्ब के पास, किसके पास? बल्ब के पास कुछ मूड़ी होती है, जिसके कारण बुखार नापने के बाद, क्या, बुखार नापने के बाद मुंह से निकालने के बाद, क्या, मुंह से निकालने के बाद पारा अपने आप नीचे नहीं आता है, क्या आता है, क्वथनांक रीडिंग लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग भी होने लगा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, अथवा उसी को हम बदलेंगे तो वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि आजकल हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का अध्ययन करते हैं, उसका पाठ्यांक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आजकल हम लोग डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करना सीख गए हैं। यदि हम कहें कि स्वस्थ मनुष्य का ताप, तो स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इनको हम डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर का देखें हम, तो इन दोनों यहाँ पे बनाए गए हैं, दोनों बगल में बनाए गए हैं। इसी की सहायता से डॉक्टरों ने हमके जितना टेम्परेचर या जितना बुखार होता है, इन्हीं की सहायता से मुंह में डालकर टेम्परेचर और ताप को देखकर वो बताते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो अगला फिर इसमें है कि थर्मामीटर से ताप नापना, यानी कि थर्मामीटर से हम ताप कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले दो बड़े चिन्हों के बीच ताप का अंतर नोट करते हैं, यानी कि जो थर्मामीटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का बारीकी से हम पहले का तापमान, दोनों का अंतर एक बुक पे नोट करेंगे। यदि दोनों के बीच 1 डिग्री, कितने डिग्री? 1 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है, तो इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग, कितने? 5 बराबर भाग, तो एक छोटे खाने का ताप, क्या, एक छोटे खाने का मान 0 डिग्री 2, यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो लें, क्या कर लें? अच्छी तरह धो लें। तो धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग, ताकि हमारा जो थर्मामीटर है वह किसी प्रकार का गंदगी उस पर ना फैला हो। यदि हम थर्मामीटर को हाथ से पकड़े और झटके देकर पारे पर 35 डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे ले आए, तब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखें। 2 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालें। और यानी कि इतने तो थे कि थर्मामीटर से ताप नापना है। थर्मामीटर का कैसे हम ताप नापेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। तो आगे है कि फिर की सावधानियाँ, यदि इनको हम चेक करेंगे किसी मरीज के पास में, तो इनके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होगी, ताकि वह व्यक्ति स्वस्थ रह सके और हम भी स्वस्थ रह चुके हैं।
तो पहला सावधानी है कि थर्मामीटर को बढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधा में होना चाहिए। किसकी रेखा में? दृष्टि रेखा की सीधा में होना चाहिए। थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। यदि किसी थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु टकराएगा तो वह चूर चूर हो जाएगा। फिर अगला है कि थर्मामीटर का प्रयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी कि जो इसमें चिन्ह लगाए होते हैं, जिसमें प्रतीक लगाए होते हैं, जिसके माध्यम से आप पहचान कर पाते हैं, उनको चेक करते समय हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। अगला सावधानी है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के ताप मापने के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इनका सिर्फ मनुष्य का ही ताप मापने में किया जा सकता है, बल्कि किसी और के ताप माप इससे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। या किसी मनुष्य का या किसी जानवर का हो तो इससे हम उसका ताप नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये मनुष्य के लिए बनाया गया है। सिर्फ मनुष्य का ही ताप टेम्परेचर हम नाप सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्रियाकलाप में देखो तो डॉक्टरी थर्मामीटर से 10 मित्रों के शरीर का ताप मापिए और तालिका बनाइए। कह रहा है कि फिर आप इन्हीं के माध्यम से 10 व्यक्तियों का टेम्परेचर नापिए और उनका बारीकी से उनका तालिका बनाइए और उनकी जांच करिए। क्या करिए? उनकी जांच करिए। यदि हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से इनकी हम ज्ञात करें, किसकी? प्रयोगशाला थर्मामीटर से इनकी हम ज्ञात करें तो प्रयोगशाला तापमापी में प्रयोगशाला तापमापी में पैमाने बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। किसके? प्रयोगशाला तापमापी में पैमाने मापने के लिए बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसकी बात थोड़ा हम देख लें। ठंडी होने पर पारा जहाँ पर ठहरता है उस बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। देखें यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है? यहाँ पे, जिसको हम क्या कहेंगे? यानी कि जहाँ पे ठहरता है उसी को हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसे अधो बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अधो बिंदु कहते हैं। यानी कि जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, इसी को हम कहेंगे क्या? अधो बिंदु। इसके पश्चात नली को उबलते जल के वाष्प में रखते हैं जिस उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका अंतिम जो सीमा यहाँ बनाया गया होता है 100 डिग्री सेल्सियस का अंकित होता है कि इतने की जाएगी, इतने के बीच होगी तो कौन सी बुखार होगा, टेम्परेचर कितना होगा, सब हम ज्ञात करेंगे। इस बिंदु को हम कहते हैं कि ऊर्ध्व बिंदु। जो यहाँ पे जो अंतिम बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्व बिंदु। और जो 0 से शुरू हुआ था इसको हम क्या कहते थे? अधो बिंदु कहते हैं। यदि दोनों के बीच की लंबाई 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं तो इस प्रकार का एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब प्रयोगशाला थर्मामीटर का हम 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम कहते हैं अधो बिंदु। और यदि वही अंतिम 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? कि ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। यानी कि जो 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसी को कुल मिलाकर हम कहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यदि इसी को हम फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट पर अधो बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं हम? 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार के भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 1 डिग्री। यानी कि 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट अंकित करने पर दोनों बिंदुओं के बीच
180 डिग्री 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कि यह 1 फ़ारेनहाइट हो गया है। यदि सेल्सियस की पैमाने की बात करें हम, तो सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर होता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने होते हैं। यानी कि सेल्सियस में 100 खाने होते हैं, तो वही हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो वहाँ पे 180 खाने होते हैं। कैसे खाने होते हैं, देखो यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे है ना, इसी को खाने बनाया गया है। तो यदि सेल्सियस पैमाने सेल्सियस पैमाने पर सेल्सियस तथा फ़ारेन पैमाने पर फ़ारेन यानी कि एफ और सी, सेल्सियस यानी सी, फ़ारेनहाइट यानी एफ। यदि इतनी हम बात अध्ययन कर लिए, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर लिए, तो इनका एक सूत्र बनता है, फार्मूला बनता है, उसको भी हम आगे अध्ययन करें। चलो देखते हैं कि फार्मूला क्या है। अभी यहाँ पे दिया सूत्र दिया है कि सी यानी सी अपन 100 इक्वल एफ, यानी एफ क्या, फ़ारेनहाइट, और माइनस 32 अपन 180, या उसी को बोल सकते हैं कि सी बराबर 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9। ये इतने, इसी पर हम आगे फार्मूला को लेकर, सूत्र को लेकर आगे हम प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। यदि ये याद हमको रहेंगे तभी तो हम प्रश्न को हल करेंगे। फिर आगे के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, किसी वस्तु का ताप एक पैमाने पर मानकर दूसरे पैमाने में बदला जा सकता है। यदि किसी यानी सेल्सियस का मान दिया हो तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब अगला हेडिंग है कि ऊष्मा की अभिधारणा। क्या, ऊष्मा की अभिधारणा। अब जो ऊष्मा की अभिधारणा है, अब थोड़ा इनको हम देखें कि ऊष्मा की अभिधारणा क्या है। ऊष्मा की अभिधारणा, उसमें धरना है कि क्रियाकलाप, यानी क्रियाकलाप में देखिए, एक भगोने में क्या, एक भगोने में पानी भरकर उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म कीजिए। जब भगोने का पानी उबलते लगे तो एक प्लेट से ढक के दे और अवलोकन करें। यानी कह रहा है कि यदि एक भगोने को हम भगोने में पानी रखकर एक स्टोव के ऊपर गर्म करें और उसका अवलोकन करें कि उसमें क्या क्या होता है, उनकी भी, यानी कैसे ऊष्मा प्राप्त होती है और कैसे ऊष्मा, यदि चल देखिए कहा है कि प्लेट ऊपर नीचे हो रही है। यानी जब उसके ऊपर, जब वहाँ भगोने के ऊपर हम प्लेट रखते हैं, जो उसमें ऊष्मा लगती है और भाप बनता है, तो प्लेट कुछ ऊपर नीचे डगमग डगमग होने लगता है। और पानी की भाप, क्या, पानी की भाप बाहर निकल रही है। जब पानी को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं, तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। कह रहा है कि यदि प्लेट ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि पानी को हम भाप, यानी पानी की भाप बाहर निकल रही होती है। जब पानी को हम गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं, तो पानी उबलने लगता है और वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है या बदल जाता है। जब वो वाष्प बनेगा तो यानी कि जो प्लेट रहेगी वो ऊपर नीचे में होगा, जो होगा, जिस फलस्वरूप प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। भाप द्वारा प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता, क्या, ऊपर नीचे करने की क्षमता से प्राप्त होती है। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता, क्या, अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता हम जानते हैं कि क्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, या कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अतः ऊष्मा एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। अतः एक ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। यानी कह सकते हैं कि जब एक भगोने में हम लेकर एक स्टोव पे गर्म करते हैं, तो जो वह प्लेट होता है डगमग डगमग क्यों करता है, क्योंकि जब पानी उबलते हैं और जो भाप बनता है, उसी के कारण जो प्लेट होते हैं वो डगमग डगमग होते हैं। लेकिन जो कार्य करने की क्षमता है, इसको हम ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। और जो ऊष्मा है, ये भी एक ऊर्जा है।
यानी कि दोनों की बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता ये भी ऊर्जा है। यानी कि यहाँ पे मेन फोकस है कि ऊर्जा। चलिए ऊर्जा को तो आपने समझ गए। अब इसके बाद और देखो क्या आ रहा है क्रियाकलाप में, कह रहा है क्रियाकलाप 3 में कि एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर, क्या एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर प्रयोगशाला तापमापी से उसका ताप ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ताप ज्ञात कीजिए। धातु के एक टुकड़े को गर्म करके ठंडे पानी में डाल दीजिए। फिर कुछ समय बाद पानी का ताप पुनः ज्ञात कीजिए और तापमापी के पाठ्यांक में क्या अंतर दिखाई देता है उसको आप स्पष्ट कीजिए। यानी क्रियाकलाप में कह रहा है फिर आप देखते हैं कि दूसरी बार पानी का ताप बढ़ गया जिसके तापमापी का पाठ्यांक बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट है कि धातु के गर्म टुकड़े के ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह ठंडे पानी की ओर होता है। अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। यानी कि इसका कहने का यह मतलब है कि जब आप लोग देखते हैं कि यदि किसी पानी का ताप बढ़ गया है तो जिससे तापमापी का पाठ्यांक बढ़ जाता है। यानी जिससे स्पष्ट है कि धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह ठंडे पानी की ओर होता है। क्या ठंडे पानी, यदि कोई वस्तु लिए उस पर ऊष्मा दे रहे हैं और उसको फिर पानी में भिगोएंगे तो जो उसका होता है ठंडे पानी की ओर होता है। यानी ऊष्मा एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। तो पहले भी हम बता चुके हैं जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। चलिए अब इसको कहते हैं ऊष्मा का मात्रक। किसका मात्रक, ऊष्मा का मात्रक। अब ऊष्मा का मात्रक है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, SI में जूल होता है, इसीलिए ऊष्मा मापन का भी एक मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक, यानी ऊष्मा का पहला मात्रक हो गया जूल और ऊष्मा का अन्य मात्रक भी होता है का कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्रचलित है। या ऊष्मा का मात्रक बढ़ने की जूल होता है, कैलोरी होता है और किलो कैलोरी भी होता है। तो यदि इतने होते हैं मात्रक तब 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, क्या 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि 14 से 15 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। तो वही कह रहा है यदि 14.5 से 15.5 तक 1 बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम, 1 कैलोरी कहते हैं। यानी 1 कैलोरी पर कितना आता है 4.18 जूल और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है तो 1000। यदि इसको हम मल्टीपल करेंगे तो होगा कि 4.18 × 10⁻³ जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। यदि इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो होगा कि 4.18 × 10⁻³ जूल। चलिए आज तक यही है, थैंक यू सो मच। फिर अगले शेष भाग अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज तक हमारे यही, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और इसे इतना शेयर करो ताकि सभी बच्चे आसानी से घर पे बैठे अपना
अध्ययन सभी विषय कर सकें। थैंक यू।